हेलो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित है। मैं इसमें सबसे पहली जो सभ्यता थी प्राचीन भारत इतिहास की, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो पढ़ाने जा रही हूँ। आप देखिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की जो सबसे पहली सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसके तीनों नाम है। एक और इसको नाम दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, लेकिन इसमें यहाँ पे ब्रॉन्ज धातु का जो है खोज नहीं हुई थी। इस काल में हुई थी कॉपर की खोज हुई थी। तो ब्रॉन्ज बता दो आपको, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। तो इन लोग ने क्या, टिन को बाहर से अफगानिस्तान से मंगाकर कॉपर और टिन से मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई थी ब्रॉन्ज, और इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज या कांस्ययुगीन सभ्यता बोला गया है। लेकिन इसका खोज नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे। कांस्ययुगीन सभ्यता है लेकिन खोज हुई है कॉपर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का हम लोग मोस्ट एस्टिमेटेड टाइम पीरियड देख लेते हैं कि इस सभ्यता की खोज कब हुई। तो इसका मोस्ट एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है 2500 से 1750 BC ईसा पूर्व। अब हम लोग इसके खोज की बात कर लेते हैं। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं, हड़प्पा। तो हड़प्पा एक शहर था जो कि पश्चिमी पंजाब कहाँ था? पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी नामक स्थान पर एक शहर या एक जगह की खोज हुई जिसका नाम दिया गया हड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, मोंटगोमरी यहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि कुछ विशेष प्रकार की ईंटों का यूज कर रहे थे ये लोग अपने घर बनाने में। तो यहाँ पे पहली बार ध्यान गया कि ईंटें कहाँ से आ रही हैं। तो इसकी खोज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 1826 में, फर्स्ट टाइम 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले देखा कि ये ईंटें कहाँ से आ रही हैं, या इनके तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी और बात वहीं की वहीं रह गई और इसके बारे में और डिस्कशन नहीं हुआ। फिर सेकंड टाइम 1856 में, 1856 में ऑलिवर और विलियम, 2 ब्रदर थे। इनको वैसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्टन बंधु। ठीक है, ऑलिवर और विलियम, ये दोनों ब्रदर थे, भाई थे। इन लोगों ने इसमें खुदाई का काम करवाया, ब्रॉन्टन ब्रदर्स ने। तो इन लोगों ने देखा कि ये कोई विशेष सभ्यता की ईंटें हैं और इस पर खोज जारी हुई। लेकिन प्रामाणिक रूप से 1921 में, अगर आपको खोज की बात करें कि इसकी हड़प्पा शहर की खोज करी किसने की है, तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल जो कि ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, उनके निर्देशन में खोज इन्होंने करवाई। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की। ठीक है, तो सबसे पहली साइट थी ये जो खोज हुई। फिर उसके बाद और भी खोज होती गई, जैसे कि आपने सुना होगा 1922 में एक दूसरा सबसे बड़ा शहर खोजा गया, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जिसको पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ट्विन सिस्टर की उपाधि दी। ठीक है, जुड़वा बहन ऐसा करके दिया, और ये बहुत बड़ा शहर खोज हुआ और बहुत इम्पोर्टेंट था मोहनजोदाड़ो। ये एग्जाम में पूछ भी जाता है कभी कभी। 1921 में जो खोज हुई हड़प्पा शहर की खोज हुई, और 1922 में मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? और इसकी खोज की थी राखल दास बैनर्जी ने।
ठीक है। और एक चीज और देखेंगे, किस नदी के किनारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा शहर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, सिंधु घाटी, तो अक्सर बच्चे इसमें मार्क कर देते हैं कि हड़प्पा शहर सिंधु घाटी की नदी के किनारे बसा था। देखिए जितनी भी सभ्यताएं जो खोज हुई ना, चाहे वर्ल्ड की बात करें चाहे भारत की, ये सभ्यताएं ज्यादातर नदियों के किनारे मिली हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो है हड़प्पा शहर खोजा गया था, हड़प्पा शहर ये रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी, हड़प्पा पाकिस्तान में, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में, पंजाब में खोजा गया शहर था और नदी थी रावी नदी के किनारे। और अगर हम लोग इसकी बात करें मोहनजोदाड़ो, तो ये था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। विश्व की बात करें तो विश्व में ये है चौथे नंबर की सबसे बड़ी सभ्यता है, विश्व में चौथे नंबर की। सबसे पहले नंबर की जो सभ्यता है विश्व में वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए ये मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, ये है तिग्रिस नदी के किनारे, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी घाटी की सभ्यताएं मिली हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिली हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता, ये मिली है नाइल रिवर, पता ही है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, है ना। और इसकी इजिप्ट की सभ्यता होगी नील नदी के किनारे। नंबर थर्ड में है चीन की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, और चाइना की सभ्यता किस नदी के किनारे है, हांगहो रिवर। ठीक है, तो चीन की जो सभ्यता मिली है वो है हांगहो रिवर नदी के किनारे। और चौथी सभ्यता हमारी जो है भारत की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये भारत की सभ्यता है। ठीक है, ये है सिंधु नदी के किनारे। अब हम लोग इसके विस्तार और आकार के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नॉर्थ साइड में मांडा जहां, जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, और किस नदी के किनारे, तो ये है चेनाब रिवर। ठीक है, नॉर्थ में मांडा से लेकर साउथ में, दक्षिण में, द से आप याद कर लेंगे, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद मालूम है ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र। साउथ दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, किस नदी के किनारे, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ तक फैला है। नॉर्थ में मांडा से साउथ में दैमाबाद तक। और यहाँ हम लोग ईस्ट में बात कर लें, पूर्व में ये आलमगीरपुर कहाँ, यूपी में है। ठीक है, यूपी मेरठ में। पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंदेर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है बालूचिस्तान में। ठीक है, रिवर देख लेते हैं, यहाँ पे रिवर है दस्क नदी या दस नदी। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ की रिवर का नहीं बताया, तो यहाँ पे देख लेंगे आलमगीरपुर यूपी में, मेरठ में। और रिवर की बात करें तो ये है हिंदन रिवर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, नॉर्थ में मांडा से लेकर साउथ में दैमाबाद तक, और ईस्ट में आलमगीरपुर से वेस्ट में सुतका गेंदर तक। और यहाँ से यहाँ तक इनकी लंबाई देखेंगे कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ था ये 1400 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तक, कभी अलग से आपको पूछे नॉर्थ से साउथ तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस था, है ना। और ईस्ट से, पूर्व से पश्चिम तक था 1600 किलोमीटर। ठीक है,
और ये इसकी स्लैंट हाइट अगर आपको देखना है तो 1300 किलोमीटर। अच्छा देखिए, आकार में अगर इसको हम मिलाते हैं सारे पॉइंट्स तो आकार कैसा बनता है? आकार ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना। तो ये हमें आकार की बात बता दूं कि पहले जो था इसका आकार माना गया था त्रिभुजाकार, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में ये सभ्यता को खोजा गया त्रिभुजाकार। लेकिन अभी की बात करते हैं अब प्रेजेंट में, तो ये एक चतुर्भुज है और आप ये बोल सकते हैं इरेगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर आकार या चतुर्भुजाकार इसकी जो है रेक्टेंगुलर शेप, चतुर्भुजाकार जो है इसकी इसका जो है आकार है, ये माना गया है, ठीक है। और पूर्व में इसको त्रिभुजाकार, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारी साइट्स की डिस्कवरी हुई है ना। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, मोहनजोदाड़ो, फिर इस तरह से धीरे धीरे करके लोथल, कालीबंगा और ऐसे कई शहर खोजे जा चुके। और अभी प्रेजेंट में इंडिया में करीब 1000, ठीक है, भारत में करीब 1000 साइट्स जो है हड़प्पा की वो खोजी जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा भी ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा भारत में ही है। और अगर मान लो पूछ दिया सबसे कम, तो और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इसकी सिर्फ 2 साइट है, तो सबसे कम है। तो इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसके साइट्स खोजी गई हैं। तो ये करीब 475 या 500 समथिंग। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं भारत में, ठीक है, करीब 1000। अगर टोटल मान के चले तो अब करीब 1500 साइट्स ऐसी खोजी जा चुकी हैं हड़प्पा सभ्यता की। उस सभ्यता से रिलेटेड इतने शहर खोजे जा चुके हैं, कालीबंगा, लोथल, चाहुंदड़ो, ठीक है, बनवावली, राखलगिरी, इस तरह से बहुत सारे जो है साइट्स खोजे जा चुके हैं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट, आपको कम से कम इम्पोर्टेंट जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं उनको और उनकी विशेषताओं को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया विस्तार, आकार, और हम लोग इसका देख लेते हैं, एरिया भी देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना माना गया है? तो पहले यही है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया माना गया। लेकिन अब और साइट खोज हो गई है, इसलिए अब इसका जो है आप एरिया एस्टिमेट करेंगे करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर अच्छे से कर लीजिएंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इनका क्षेत्रफल कितना था और इसकी आकृति शेप कैसी मानी गई है, ठीक है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में इनकी साइट्स मिली हैं। और अब भारत की बात कर ले तो भारत में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता की साइट्स मिली है? तो सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं गुजरात में। हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं गुजरात में। गुजरात के बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान और अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे अभी तक जो है स्थल खोजे जा चुके हैं। देखिए अब हम लोग, मैंने मुख्य शहर की बात हुई तो थोड़ा सा मुख्य शहर को मैं हाईलाइट करूंगी कि सबसे पहले बात कर ले हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो शहर था, सबसे पहला शहर खोजा गया क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पा को एक नाम दिया गया है गेट वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका सब नेम ध्यान रखेंगे आप, विशेष नाम दिया गया है हड़प्पा को। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण साइट है वो कौन सी है? मोहनजोदाड़ो, ठीक, मोहनजोदाड़ो को भी एक विशेष नाम दिया गया है। ये इसको बोला गया है माउंट ऑफ द डेड, ये नाम दिया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है। माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये संज्ञा इसको दी गई है। ये संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि जब खुदाई की गई तो यहाँ पे बहुत सारे जो है खुदाई में इनके जो स्केलेटन्स मिले हैं, या तो हाथ पकड़े हुए मिले हैं, या फिर क्या कहते हैं एक ऐसा बच्चा भी मिला जिसके सर में 5-6 से छेद पाए गए, मतलब, या कोई पैर में घायल पाया गया, मतलब इस तरह से बहुत सारे इनके जो है कंकाल मिले हैं। इसलिए मोहनजोदड़ो में इसलिए से मृतकों का टीला बोला गया है। और इसको
ये एक राजधानी भी माना गया है, हड़प्पा की राजधानी भी। और दो और नाम दिया गया है, इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, पिगट ने बोला था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ट्विन सिस्टर। तीसरा महत्वपूर्ण शहर था लोथल। लोथल को बोला गया है लैंकशायर ऑफ इंडिया। और लोथल जो था सबसे बड़ा पोर्ट या सबसे मुख्य बंदरगाह था, जो यहाँ व्यापार वगैरह थे यहाँ से मुख्य रूप से होते थे, तो लोथल बंदरगाह था। चौथा साइट है अपना कालीबंगा। कालीबंगा भी बहुत फेमस है। कालीबंगा फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसको ब्लैक बेंगल का नाम दिया गया है, ब्लैक बेंगल, क्योंकि काले रंग की जो चूड़ियां हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लैक बेंगल की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला गया है आपके लोथल को बोला गया है, लोथल। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला गया है। और चान्हू दड़ो इसको बोला गया है लैंकशायर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता मानी गई है? ये शहरी सभ्यता मानी गई है। कैसी सभ्यता? ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है, यह शहरी सभ्यता मानी गई है। और यहाँ पे पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ की जो है व्यवसाय वगैरह देख लें। व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो इनका जो था मेन ऑक्यूपेशन क्या था? व्यवसाय मतलब ट्रेड तो था ही, और ये कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मेन इनका ऑक्यूपेशन था ट्रेड, व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, और एग्रीकल्चर खेती भी करते थे। तो अभी खेती किसकी किसकी करते थे? तो ये गेहूं, जौ, बार्ली, ये सब की खेती करते थे। इनके समय खजूर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। खजूर, तरबूज, ठीक है, जौ, मक्का, ये सब के प्रमाण मिले हैं। ये सब की खेती करना जानते थे। ये लोग बहुत विकसित सभ्यता, बहुत वेल डेवलप्ड सभ्यता मानी गई। इतनी हजारों साल पुरानी सभ्यता ये लोग व्यापार करना जानते थे, और न केवल भारत के देशों से बल्कि विदेशों से, अफगानिस्तान से, ईरान से, इनसे इनके व्यापार चलते थे। तो ये लोग व्यापार करते थे। तो किस चीज का व्यापार करते थे ये लोग? कॉपर, और क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, पर्ल्स, मोतियां, बीड्स, ये सब का व्यापार करते थे। कपड़ा भी जो था वो कपड़े तो था, लेकिन बुने हुए कपड़ों के भी प्रमाण मिले हैं। बुने हुए जो है सूती कपड़े, और बनावटी के गरम कपड़े भी मिले हैं। एक गरम कपड़े में लिपटी हुई एक चाकू अवशेष में मिली है, जिससे ये पता चलता है। ठीक है, तो ये लोग सबका व्यापार करते थे। कहाँ से करते थे? अब जैसे कॉपर की बात हुई, तो कॉपर जो है, ये लोग कॉपर कहाँ से आयात करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ये लोग करते थे। तो कॉपर को बाहर से मंगाते थे, तो इंपोर्ट करते थे ये लोग। खेतड़ी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी राजस्थान में है, यहाँ से ये लोग कॉपर को मंगाते थे। और टिन जो है, टिन मंगाते थे ये लोग ईरान से। ईरान और अफगानिस्तान से टिन को इंपोर्ट करते थे। इसीलिए कॉपर और टिन मिला के इन्होंने नई धातु का आविष्कार किया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, ये ब्रॉन्ज है। एक और होता है ब्रास, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस याद रखेंगे। ब्रॉन्ज मतलब कांसा। ठीक है, ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का होता है। तो यहाँ इसकी बात नहीं है, कॉपर और जिंक। तो ब्रास नहीं, ये लोग ब्रॉन्ज का, कांसे का जो है ये चीजें बनाते थे, कॉपर और टिन मिलाकर। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखेंगे, टेराकोटा। टेराकोटा की लोग करेंसी बनाते थे। टेराकोटा एक्चुअली क्या होता था?
जैसे फायर बेक क्ले, मतलब क्ले को, मिट्टी को अच्छा आग में पका के उसको बहुत पक्का करके ये लोग उसकी करेंसी या लोग मुद्रा बनाते थे। तो टेराकोटा, टेराकोटा भी यहाँ से जाता था, बाहर जाता था, इसका इंपोर्ट करते थे। और यहाँ से क्या इंपोर्ट होता था, कॉटेज, कपास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कपास। कई बार एग्जाम में आया कि कपास की जो का उत्पादन या कपास का प्रोडक्शन सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ है, ये हड़प्पा की सभ्यता में कपास की खोज हुई है। हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता, भारत की देन है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ से हमें कपास की खेती का सबसे पहले प्रमाण मिलता है। और एक और चीज है जो यहाँ की विशेषता थी, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। स्वास्तिक जो चिन्ह है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता में इसकी खोज हुई है। और एक पवित्र पक्षी फाक्ता, पवित्र पक्षी माना गया फाक्ता, ये पक्षी के भी प्रमाण इस हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की शहर नियोजन व्यवस्था। ये सभ्यता शहरी थी, ये तो मालूम है, ग्रामीण नहीं थी, ठीक है। इनकी नियोजन व्यवस्था कैसी थी, शहर कैसे थे, तो देखिए जब सबसे पहले जब खुदाई हुई 1921 में, दया राम साहनी ने जब खुदाई करी, तो खुदाई में और जब ईंटें मिलती गई तो खुदाई में पूरा शहर, हड़प्पा शहर खुदाई में सामने आया। मतलब ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ शहर सामने आया जो कि मेनली किसका बना था, ईंटों का, ठीक है। अब इनका जो नियोजन जो था वो एक तरह से विकसित था। इनके घर रेक्टेंगुलर में बने होते थे, आयताकार में घर बने होते थे। देखिए त्रिभुजाकार, वो मैंने बताया था त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का जो आकार है त्रिभुजाकार, लेकिन घर कैसे बने होते थे, घर इनके आयताकार में बने होते थे। और इनके जो घर के जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे। और यहाँ ध्यान रखेंगे लोथल, लोथल एक इम्पॉर्टेंट है। लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे इनके दरवाजे गलियों में ना खुलकर इनके जो दरवाजे जो थे मुख्य सड़क पर खुलते थे, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आ चुका है कि सिर्फ लोथल ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर इनके दरवाजे थे गलियों में ना खुलकर मुख्य सड़क में खुलते थे। और लोथल जो कि सबसे बड़ा पोर्ट था, और यहाँ पे चावल के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। तो देखेंगे इनका जो घर था ये आयताकार में था, और घरों के बीच से बहुत बड़ा चौड़ा ऐसा स्पेस छोड़ा जाता था। और यहाँ पे जो है इसको ये लोग राजपथ बोलते थे, राजपथ। करीब 10 मीटर ऐसा स्पेस छोड़ते थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर इनके छोटे छोटे ऐसे घर होते थे, कमरे होते थे, जो एक दूसरे के सामने यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाते थे, है ना। सामने किसी का घर, जैसे कहीं गली में घुस जाओ तो सामने वाले का घर है, फिर हमारा घर है, इस तरह से। और बीच में इनका जो स्पेस था वो काफी, घर के बीच में बहुत बड़ा स्पेस ये लोग छोड़ते थे। अक्सर घर के बीचों बीच क्या होता था, कुआं होता था, ठीक है। हर घर के बीचों में कुआं होता था, और यहाँ एक स्पेस छोड़ी जाती थी जहाँ पे ये लोग अपने, कोई भी खत्म हुआ तो उसको घर में ही दफना देते थे। यहाँ तक कि प्रमाण में मिले हैं कि ये लोग अपने दफनाते थे, उनके साथ अपने मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना देते थे। तो ये लोग ऐसा प्लेस छोड़ते थे। और इनके जो दरवाजे खुलते थे, यहाँ से मान लो एंट्री है, तो एंट्री ऐसी होती थी कि यहाँ पे एंट्री करेंगे तो सीधे सामने दीवार आएगी, तो एक चबूतरा टाइप का, मतलब एक, जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी एक वॉल होगी, वॉल से सामना करना पड़ेगा। मतलब ये कि कोई ऐसे अनजान एकदम से ना घुस जाए, पहले सामने इसको दीवार आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ बाजू से जो जानकार होगा बाजू से एंट्री होती थी अंदर जाने की। मतलब इतने ज्यादा सिस्टमेटिक थे। इनके हर घर में शौचालय है, मतलब इनकी नगर नियोजन व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इनके हर घर में शौचालय मिले हैं। और घरों से जो ड्रेनेज निकलता था, नाली सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। इनके में ईंटों से ढकी हुई नाली मिली है, ढकी हुई नाली, पूरी ड्रेनेज सिस्टम इनका ढका हुआ था, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। इनके जो घर को देखा जाए, यहाँ पे धौलावीरा में जो प्रमाण मिला है, तो घर भी इनका 2 पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ बता रही हूँ मैं, देखेंगे। धौलावीरा में जो प्रमाण मिले हैं,
इनके घरों में दो घर जो बनते थे, दो टाइप में बनते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। टीला भी मिला हुआ है, कुएं भी मिले हैं, सब खुदाई में प्रमाण में मिले। तो पश्चिमी टीला, इसको आप बोल सकते हैं अपर हाउस। पश्चिमी टीला कैसा होता था? अपर हाउस। और पूर्वी टीला होता था लोअर हाउस। और पश्चिमी टीले में एक और वॉल होती थी, इनके चारों तरफ एक मतलब कवर होता था, इनका चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल होती थी। क्योंकि पश्चिमी टीले में अपर हाउस इसलिए बोला गया था कि पश्चिमी टीले में पुरोहित निवास करते थे। पुरोहित, पंडित, जो बड़े अमीर लोग थे वो निवास करते थे। ठीक है, और पूर्वी टीले में जो जनता थी वो निवास करती थी, और इनमें डबल लेयर प्रोटेक्शन था। और ये ऊंचाई में था और ये नीचे में था। क्योंकि देखिए घास, ये सभ्यता कहाँ मिली? नदी के किनारे। तो नदी के किनारे क्या है, बाढ़ वगैरह आता रहता है, तो जो है नीचे वाला पहले प्रभावित हो, जो जनता है। तो इसलिए ये लोग इनके घर जो नीचे थे, यहाँ पे जनता निवास करती थी, और ऊपरी टीले में पुरोहित और राजा लोग निवास करते थे। ठीक है, तो इस तरह से इनके यहाँ पे टीले मिले हैं, और इनको पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले में डिवाइड किया गया है। क्योंकि अमीर गरीब का तो यहाँ पे है उल्लेख। क्यों उल्लेख है? क्योंकि यहाँ के जो आभूषण वगैरह मिले हैं, देखते हैं हम लोग आभूषण, क्या ये इनके हड़प्पा सभ्यता के लोगों में आभूषण मिले? हाँ, बिल्कुल आभूषण मिले। ये लोग आभूषण भी पहनते थे। ये लोग जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। उस समय भी लिपस्टिक का वो था, प्रमाण उसके मिले हैं। दूसरा, इनके चूड़ियां वगैरह मिली, जैसे कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली, हरी चूड़ियां भी मिली हैं। तो चूड़ियां, बीट्स, मोतियां मिली हैं, मतलब मोतियों की ये लोग माला पहनते थे। और इसमें भी कुछ लोगों के गले में मोतियां जो मिली हैं वो है और कुछ लोगों के जो गले में सोने और उसके आभूषण मिले हैं, लेकिन कुछ लोगों के गले में मिले हैं मिट्टी के आभूषण। मतलब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मिट्टी के जो है आभूषण ये गरीब स्त्रियां पहनती होंगी। मिट्टी को पका के उसकी छोटे छोटे बीड्स बना के उसके आभूषण ये लोग पहनते थे, चूड़ी बना के। तो ये इसके आभूषण मिले, मिट्टी के भी और मेटल्स के भी। ठीक है, आर्ट और क्राफ्ट देखते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या इनको आर्ट क्राफ्ट का नॉलेज था? हाँ, इनको आर्ट क्राफ्ट का नॉलेज था। इनके ये लोग बोट मेकिंग, बोट बनाना जानते थे। ठीक है, बुनना, बुने हुए को सामान सामग्री मिली है, तो आर्ट क्राफ्ट भी इनके में बहुत अच्छा था। दूसरा, मनोरंजन, क्या हड़प्पा के सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के क्या साधन थे? तो मनोरंजन में ये लोग, इनका मुख्य वैसे गैम्बलिंग था, मतलब पासा वगैरह खेलना, इसको बोलते हैं पासा, खेलते थे। पशु और पक्षियों को लड़वाते भी थे, पशु पक्षियों का लड़ाना ये इनका मनोरंजन का साधन था। और दूसरा, मछली पकड़ना, शिकार करना, शिकार, मछली पकड़ना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। नो एविडेंस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का, संगीत का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि संगीत के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं मनोरंजन में। और पूजा और धार्मिक स्थल में ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के, कोई भी टेम्पल के प्रमाण नहीं मिले हैं। इनके समय में कोई भी मंदिर नहीं मिला है। तो ये लोग किसकी पूजा करते थे? ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी, मदर पावर। पशु पक्षियों की पूजा करते थे। पशु पक्षी मैंने बताया पवित्र पक्षी फाख्ता मानते थे। और पशु में इनमें त्रिशृंगी एक जानवर मिला है, त्रिशृंगी, इसकी ये लोग पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल के पेड़, इसकी पूजा करते थे, ट्री को पूजते थे। सांप की पूजा करते थे, इसको भगवान मानते थे। तो ये इस तरह से ये
प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। इनके यहाँ मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ये कोई मंदिर मिला है ऐसा नहीं है। ये लोग इसको ही अपने देवता मानते थे। और पीजन और है कबूतर, इसकी भी ये लोग पूजा करते थे। इनका जो सिस्टम था, दफनाने का सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं कि ये लोग किस तरह से दफनाते थे। थोड़ा सा इनका विशेष टाइप का था। विशेष टाइप का मतलब 3 टाइप से ये लोग, जो भी था, कोई मर जाता था, कोई खत्म हो जाता था, उसको 3 टाइप से दफनाते थे, क्योंकि ये खुदाई में मिले हैं, प्रमाण में मिले हैं। 3 टाइप से मतलब एक होता था पूर्ण रूप से इनको दफनाना, दूसरा होता था आंशिक, और तीसरा होता था इनका जलाना। मतलब पूर्ण रूप से दफनाना मतलब ये बताया मैंने कि ये लोग अपने घर में ही कोई खत्म हुआ तो उसको दफना दिए, उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिए, ऐसा पूर्ण दहन होता था। दूसरा इन लोग का आंशिक था। आंशिक मतलब जो भी थी डेड बॉडी थी उसको छोड़ दिया और आंशिक रूप से पशु पक्षियों ने खा लिया, उसके बाद जो शेष बचता था उसको ये लोग बरीड करते थे, उसके बाद उसको जमीन में गाड़ देते। तो ये आंशिक दफनाना था। और तीसरा जलाना, ये लोग फिर जला देते थे जो भी डेड बॉडी होती। तो ये 3 टाइप के इनके मिले हैं। R37H इस टाइप के इनके डेड बॉडीज के जो माउंट है, जो डेड बोलेंगे, जो टीले मिले हैं, वहां पे इनका ऐसा नामकरण दिया गया है। और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इनको दफनाया जाता था। मतलब इनका सिर जो होता था नॉर्थ साइड में और इनके जो पैर होते थे साउथ डायरेक्शन में, इस तरह से इनको दफनाया जाता था। तो ये इनके दफनाने के सिस्टम थे। ठीक है। यहाँ के लोग निवासी कैसे थे? यहाँ के निवासी को आप लोग क्या नाम देंगे? तो यहाँ के जो निवासी थे, ये देखिए इसमें बहुत मतभेद है। कई लोग बोलते हैं द्रविड़ थे, कई लोग बोलते हैं सुमेरियन थे। तो जो मेसोपोटामिया के जो सुमेरियन लोग थे, जो हमारी से पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया के सुमेरियन जो थे, सुमेरियन लोग, ये यहाँ के मुख्य निवासी माने गए हैं। मतलब इनकी जाति अगर पूछा जाए तो मेनली इनको सुमेरियन माना गया है। कुछ लोग इनको द्रविड़ मानते हैं और कुछ कहीं कहीं आर्यंस भी मानते हैं, तो ये गलत है। मेसोपोटामिया के मेन सुमेरियन इनके जाति के लोग माने गए हैं। इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, वेल डेवलप्ड थी, इतना लोग ने कृषि करी, खेती करी, व्यापार किया, यहाँ पे कारखाने तक मिले हैं। ये सब होने के बाद इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका अंतिम पड़ाव हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है डिक्लाइन कैसे हुआ, या इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कुछ बोलते हैं कि ये बाढ़ के आने की वजह से, नदी के किनारे थी तो बाढ़ की वजह से ये हुई। ठीक है। जैसे सर जॉन मार्शल, व्हीलर, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे आर्यंस आए, आर्यंस ने आक्रमण किया और इनकी जाति को खत्म कर दिया। क्योंकि मालूम है हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता के जो आर्यंस थे उन्होंने अपना राज स्थापित करने के लिए इस जाति को पूर्णतः खत्म कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी विस्तार, इतनी बड़ी जनसंख्या में आती, ऐसे एक बार के वॉर में तो खत्म हो नहीं सकती। तो कुछ इसको आर्यंस को मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ, अचानक से जलवायु में परिवर्तन हुआ और बीमारी आई और ये लोग खत्म हो गए। तो इस तरह से तो अभी तक कोई प्रूफ, अच्छा प्रमाण नहीं मिला है। क्यों प्रूफ नहीं मिला है? क्योंकि अभी तक हमारी इस सभ्यता को पढ़ा ही नहीं जा सका है, सबसे बड़ी बात है। अगर ये सभ्यता को हम पढ़ लें, आज तक इतिहासकारों में कोई भी इसको पढ़ नहीं पाए, अगर इसको हम लोग पढ़ लें तो हमारे से सारे इसके प्रूफ पता चल जाएंगे। तो इसके जो है कुछ बाढ़ है, कुछ आर्यन, कुछ जलवायु, तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग इसको माना गया है। कहीं ये बाढ़ से खत्म हुए, कहीं आक्रमण हुआ, कहीं जलवायु परिवर्तन, इस तरह से इसकी सभ्यता के खत्म होने का ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि लास्ट में इसको मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो सभ्यता है ये कैसी है, पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब ये कैसी है, 3 टाइप का होता है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज। तो ये कैसी है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है। क्योंकि इसका एक और नाम आ गया लास्ट में, ये भी देख लेंगे। इनके अलावा एक और है प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज, या हिंदी में बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल।
आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी गई है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल वो है, वो काल जिसमें कि लिपि तो है, लिपि हमको मिली है और खिलौने वगैरह प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए से आद्य ऐतिहासिक काल बोला है। और जो उसके पहले जो प्री हिस्टोरिक एज होता है, प्री हिस्टोरिक एज, उसमें जो है ये जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, जिसमें प्रमाण मिले हैं लेकिन कोई लिपि नहीं मिली है। तो जो भी सभ्यता की खोज का पता किससे चलता है, वहां मिले हुए मिट्टी के खिलौने, बर्तन वगैरह, ये सबसे प्रमाण से पता चलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य काल जिसमें लिपि है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। और लास्ट होता है हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज जिसको हम लोग, जिसमें लिपि भी मिली है और प्रमाण भी मिले हैं और जिसको पढ़ा जा सकता है, जैसे कि वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी प्रोटो हिस्टोरिक एज थी। और इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये पूरी जानकारी थी। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने इस वीडियो में वो लाने की कोशिश करी है, ताकि आप उसको पढ़ें और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे जो बेल है उसे ऑन करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।